नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जो बेसिक बातें थी वो समझ चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि जब तक आप पहला भाग नहीं देखेंगे आपको दूसरे भाग को समझने में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी। आज हम ऐसे कुछ गहरे सूत्रों की बात करेंगे जिनसे कि हमें यह पता चले कि शरीर में बीमारी कब होगी, क्यों होगी और कैसे होगी। कैसे होगी का मतलब है कि किन भावों के द्वारा, किन ग्रहों के द्वारा कौन सी बीमारी होने की संभावना है, किन दशाओं में होगी, मतलब टाइमिंग ऑफ इवेंट जिसे हम कहते हैं, वो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे अंत तक देखिएगा, तभी कोई मतलब है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले त्रिक भावों को समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, त्रिक भावों के अंतर्गत 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को लिया जाता है। ये जो तीनों हाउसेस हैं ये मुख्य रूप से रोगों के कारक हाउसेस माने जाते हैं। मतलब इन तीनों को रोग के लिए बताया जाता है, लेकिन अभी हम आगे विस्तार में ये समझेंगे कि तीनों के रोग देने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। 6th हाउस, बीमारी की शुरुआत यहाँ से होती है। यह घर मुख्य रूप से बीमारी का घर है। यह दिखाता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। जो बीमारियां आसानी से पकड़ में आ जाती हैं और इलाज से ठीक हो जाती है, जैसे कि बुखार होना, पेट खराब होना या छोटे मोटे इन्फेक्शंस होना, वे छठे भाव से हम देख सकते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी कि इम्यूनिटी को भी दिखाता है। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th हाउस लंबी बीमारियों को, मतलब ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं और क्रॉनिक डिसीज को बताती हैं। ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं, जिनका डायग्नोसिस होना आसान नहीं होता। क्योंकि अगर आप इसको सिंपल तरीके से देखना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हम 8th हाउस को गुप्त हाउस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को डायग्नोस करना आसान नहीं होता। साथ में हम यहाँ पर सर्जरी को, दुर्घटना को और असाध्य रोग जिन्हें कहते हैं, उन घरों को हम उन बीमारियों को हम कहाँ से देखते हैं, उन्हें हम 8th हाउस से देखते हैं। तो इस प्रकार आपको अभी दोनों में अंतर समझ में आया कि 6th हाउस में हम क्या देखते हैं, बुखार है, पेट खराब होना या छोटे मोटे इन्फेक्शंस वाली जो बीमारियां हो गई वो 6th हाउस की बीमारियां हो गई। जब हम 8th हाउस में जाते हैं तो 8th हाउस हमें क्या बताता है, क्रॉनिक डिसीज को बताता है, या ऐसी बीमारी को बताता है जिसको बहुत आसानी से वो डायग्नोसिस नहीं होता। अब हम आगे बात करेंगे 12th हाउस को लेकर के। 12th हाउस अस्पताल को, रिकवरी को, मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये घर साथ में खर्चों को भी बताता है, नुकसान का घर है। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका मतलब समझना चाहें तो क्या मतलब हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन से ही तो खर्च होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट पर है या आइसोलेशन में है तो हम 12th हाउस को देखते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 6th हाउस में आपकी कोई बीमारी आई तो वो 12th हाउस से भी कनेक्ट होगा। अगर वो कनेक्ट होगा या वो 8th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तब हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। ये हम देखेंगे आगे किस प्रकार से दशाओं में या ग्रहों से इसका किस प्रकार से रिलेशन बनता है। तो ये तीनों भाव आपको अच्छे से समझ में आ गया, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। देखिए, आपको जहाँ पर भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ
बाधकेश, क्योंकि बीमारी को बढ़ाने में बाधकेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके लग्न राशि के अनुसार अलग अलग बाधकेश बनता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि अगर आपका लग्न चर राशि का है या चर लग्न है, चर लग्न के अंतर्गत कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, मतलब 1, 4, 7 और 10 नंबर की राशियां जो आती हैं, अगर लग्न में आपकी ये राशियां हैं तो हम कहेंगे कि इन राशियों के लिए, इन लग्नों के लिए बाधकेश जो होगा वो 11th हाउस होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थिर लग्नों के लिए, फिक्स्ड साइन के लिए, तो फिक्स्ड साइन के अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती हैं? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ठीक है, इन सभी के लिए जो बाधकेश होता है वो 9th हाउस होता है। फिर आती है स्थिर लग्न की राशियां, फिर आती है द्विस्वभाव लग्न की राशियां। द्विस्वभाव लग्न की राशियों में कौन कौन से हैं? जेमिनी, विर्गो, सजिटेरियस और पाइसेस, मतलब कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां, ये कहलाती हैं द्विस्वभाव की राशियां। और इनके लिए जो बाधकेश होता है वो 7th हाउस होता है। यहाँ पर आप लोग एक चीज और शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि देखिए 7th हाउस और 2nd हाउस को हम वैसे ही मारक भाव कहते हैं, और जो 12 राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां हैं, उनके लिए 7th हाउस बाधकेश भी हो गया। इसका मतलब जब कभी भी आप किसी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे, स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत, तो आपको द्विस्वभाव राशियों की कुंडली का एनालिसिस करते समय बहुत ध्यान से उनके डिसीज़ को और टाइमिंग ऑफ इवेंट को देखना पड़ेगा, और साथ में रेमेडीज़ देते समय भी आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो खैर ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम कुछ ऐसे प्लैनेट्स को देखते हैं जो हमारा हेल्थ कैसे रहेगा, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि लग्नेश, मतलब असेंडेंट लॉर्ड, और असेंडेंट लॉर्ड कौन है? हम खुद होते हैं, आपका अपना शरीर। तो कभी भी डायग्नोसिस करते समय, चार्ट देखते समय आप सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें। दूसरी बात आती है कि उसके बाद आप चंद्रमा को भी देखें, मून की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, या आप चाहें तो जिस प्रकार से आप लग्न चार्ट को देख रहे हैं उसी प्रकार से आप मून चार्ट को भी, मून की कुंडली को भी ज़रूर देखें। ठीक है, इसके साथ साथ आप चार्ट में शनि की भूमिका को ज़रूर देखें, क्योंकि शनि की स्वास्थ्य के निर्धारण को लेकर के, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे अगर स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए जो 3 स्तंभ हैं, जैसे कि लग्नेश, चंद्रमा, तो तीसरा हमारा जो मेन स्तंभ है वो है शनि। हाँ, यहाँ पर साथ में एक और बात है जो मैं भूल रही थी बताना आप लोगों को, कि आप मार्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्स हमारे शरीर की ऊर्जा है, और अगर हमारे शरीर की ऊर्जा अच्छी होगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इस प्रकार से इन चारों को अगर आप देखते हैं कुंडली में कि इनकी स्थिति कैसी है। लग्नेश क्या है? लग्नेश मतलब आप खुद, मतलब आपके अंदर शरीर की आपकी शक्ति कितनी है। अगर लग्नेश मजबूत है, लग्नेश अगर त्रिक भावों में नहीं बैठा है, या लग्नेश कहीं से अफिलेक्टेड नहीं है, तो व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होती भी है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो जाए, वो व्यक्ति बहुत जल्दी से रिकवर कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी हो जाएगी।
लेकिन वहीं अगर ये अफेक्टेड हुआ या 6, 8, 12 में हुआ तो उसके लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर उसका कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम मून को हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का जो जो भी लिक्विड पार्ट होता है, मतलब जैसे कि ब्लड है, उसका कारक होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति को मानसिक तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, या हम कह सकते हैं कि कोई भी साइकोमैटिक जो भी बीमारियां होंगी उनका शिकार जो व्यक्ति है वो हो सकता है। तो मेनली हम चंद्रमा को देखेंगे कि अगर हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को कुछ मन से रिलेटेड कोई बीमारी है, डर लगना, कोई फोबिया होना, तो उसके लिए हम चंद्रमा को ज़रूर देखेंगे। आगे हम बात करते हैं शनि की। शनि 2 चीज़ों को बताता है। एक तो शनि समय को भी बताता है, साथ में शनि पेन को भी बताता है। ये क्रोनिक और पुरानी जो बीमारियां हैं उनके लिए मुख्य कारक है। शनि जिस बीमारी को देता है उसको वो लंबे समय तक खींच कर रखता है। और शनि से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जोड़ों का दर्द, गठिया, पैरालिसिस, इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो शनि से होती हैं। शनि का प्रभाव बीमारी को धीमा करता है लेकिन बहुत ही लंबे समय तक के लिए बनाए रखता है। तो अभी तक आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरीके से हम त्रिग्भावों को देखेंगे और कौन कौन से ऐसे मुख्य ग्रह हैं जिनको हम देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि चार्ट में ऐसे कौन से योग हैं, प्लैनेटरी ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो बीमारियां देते हैं और कौन सी बीमारी वो देंगे हमें। तो जैसे सूर्य और राहु का या सूर्य या केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो वहाँ पर ये हार्ट से रिलेटेड और आई से रिलेटेड जो डिसीज़ है वो दे सकता है। अब ये निर्धारण कैसे होगा कि कब हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होगा, कब आई रिलेटेड डिसीज़ होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर ये 4th हाउस से कनेक्शन है इनका तो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होगा, और अगर 2nd हाउस या 12th हाउस से रिलेशन है तो ये आपको आई से रिलेटेड डिसीज़ देगा। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि हड्डियों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। दूसरा मेन कॉम्बिनेशन हम देखते हैं मंगल और राहु का, या मंगल और शनि का, या मंगल और केतु का। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको ब्लड से रिलेटेड और सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके बॉडी में होंगी ये उनका कारक है। यदि मंगल पर शनि या राहु का प्रभाव हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर देगा, खून में अशुद्धि की प्रॉब्लम देगा, एक्सीडेंट दे सकता है, और साथ में सर्जरी के योग भी बना सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बुध और राहु का। बुध मेन क्या देता है, नसों की समस्या या स्किन से रिलेटेड जितनी डिसीज होती हैं वह बुध से होता है। बुध का राहु से अगर युति है या उससे पीड़ित है तो एलर्जी, स्किन डिसीज या फिर नर्वस ब्रेकडाउन जैसी जो प्रॉब्लम है वो दे सकता है। कब कौन सी प्रॉब्लम देगा ये डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में बैठा हुआ है। उस हाउस के कारक तत्वों को आप उठाएंगे तो वहां से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं गुरु और शुक्र का। गुरु और शुक्र, गुरु लीवर से और मोटापे से रिलेटेड है, जबकि शुक्र का जो संबंध है वो इंसुलिन से और शुगर को दर्शाता है। इन दोनों ग्रहों का यदि कोई पापी ग्रहों के प्रभाव में ये आ जाते हैं तो ये शुगर या फैटी लीवर की समस्या दे सकते हैं। ठीक है,
अब आगे हम बात करेंगे कि टाइमिंग ऑफ डिसीज की, कि ये डिसीज, क्योंकि चार्ट में तो ये कॉम्बिनेशंस बने रहेंगे आपके, लेकिन क्या ये पूरे समय बीमारी देते रहेंगे? नहीं। हम देखेंगे इसके लिए दशा और अंतर्दशा का क्या प्रभाव पड़ता है। ये कोई भी बीमारी तब तक नहीं होती जब तक कि उन ग्रहों की दशा नहीं आती। इसके लिए दशा का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दशा हो, तो जब इन घरों के स्वामियों की महादशा या अंतर्दशा आती है तो फिर जो बीमारियां हैं वो उभर कर सामने आती हैं और उनका हमें पता चलता है। साथ में हम ये भी देखेंगे बाधकेश की दशा। इस दौरान क्या होगा? अगर बाधकेश की दशा है तो इस समय अचानक से आपका जो हेल्थ है वो डाउन होगा और इलाज करवाने आप जाएंगे तो उसमें क्या होगी? रुकावटें आएंगी, क्योंकि बाधकेश है ना, बाधा देगा। हो सकता है कभी डॉक्टर ना मिले, सही डॉक्टर ना मिले, या जो रिपोर्ट निकल कर आए वो सही ना निकले, सही तरीके से मेडिकेशन ना हो पाए। आप मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन आपको वो दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, आपकी जो डिसीज़ है वो ठीक नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हमें बाधकेश की दशा को भी देखना होता है। इसके साथ साथ मार्केश की दशा। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये ज़रूर क्लियर रखिएगा कि मार्केश का मतलब ये नहीं है कि मारने वाला ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि कष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है? तो कुंडली का जो दूसरा भाव है और जो 7वां भाव है, इसे हम क्या कहते हैं? मारक स्थान कहते हैं। ये सभी 12 के 12 सभी लग्नों के लिए दूसरा और 7वां जो हाउस है वो मार्केश होता है। लेकिन बाधकेश को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो बाधकेश चेंज होता है लेकिन मार्केश फिक्स है। ठीक है? इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर करने वाला पॉइंट आता है, सबसे फाइनल करने वाला पॉइंट जो आता है वो है गोचर का समय। जब दशा तो चल रही है बीमारी देने वाली, लेकिन अगर उस समय गोचर में भी यदि शनि राहु का प्रभाव 6th हाउस में 8th हाउस में आ जाए तो उस समय स्पेशली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी आज, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि पहला वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए और दूसरा वीडियो देखिए, नोट्स बना के रखिए। ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो कॉम्बिनेशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे के वीडियोज़ में हम और भी कॉम्बिनेशन देखेंगे और भी बीमारियों को देखेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये आप कुछ कुंडलियों में लगा कर के देखिएगा, लेकिन एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने के लिए देखना है हमें। तो दर्शकों, अगर आपको यह जानकारी सरल लगी हो, उपयोगी लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले 3rd पार्ट में, जहां पर हम कुछ स्पेशल बीमारियों को देखेंगे और फिर उसके बाद एक दो वीडियोस में इस पे और लाऊंगी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, जहां पर कि हम जो केस स्टडीज़ हैं वो देखेंगे, रियल केस स्टडीज़ हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।